रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो पहले रसायन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। रसायन विज्ञान है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के रूपांतरण एवं गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन विज्ञान एक विकसित क्षेत्र है जिसकी 1 दर्जन से अधिक उपशाखाएं विकसित हो चुकी हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन बन गई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के रूपांतरण एवं गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो अभी रसायन विज्ञान की बात करी, इसकी अब शाखाएं, इसकी शाखाएं कितनी होती है? रसायन विज्ञान की निम्न शाखाएं हैं। तो उसमें पहली आती है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस शाखा की अध्ययन की विषय वस्तु कार्बन के अतिरिक्त शेष सभी तत्व, विशेषकर धात्विक तत्वों एवं अधात्विक तत्वों को रखा गया है और संकुलों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, अकार्बनिक रसायन की श्रेणी में। इसके बाद दूसरी चीज आती है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब कार्बनिक रसायन के बारे में बात करते हैं। कार्बन के यौगिकों का कार्बन रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद तीसरी है भौतिक रसायन। यह रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंदर भौतिक परिवर्तन और भौतिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन बोलते हैं। और जैव रसायन में किसका क्या हुआ? जैविक तंत्रों में होने वाले जैव रसायन परिवर्तन और उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन इसमें होता है। और इसके अलावा इसकी अन्य शाखाएं भी होती हैं, जैसे औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, नाभिकीय रसायन, ये ध्वनि रसायन आदि। अब अगली चीज आती है इसमें द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण। तो पहले इंट्रोडक्शन। प्रकृति में पाए जाने वाले अनगिनत पदार्थों को हम उनकी रचना और संगठन के आधार पर बांट सकते हैं। रचना और संगठन के आधार पर। अगर हम पहले बात करें रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है समांगी पदार्थ, दूसरा होता है विषमांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका वितरण एक समान होता है। और जो विषमांगी पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनका मिश्रण पदार्थ का वितरण एक समान नहीं होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? विषमांगी बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन नोट करते हैं। अभी हम रचना के आधार पर कर रहे हैं। तो समांगी पदार्थ की डेफिनेशन क्या बनेगी? वे पदार्थ जिनका वितरण एक समान होता है, अर्थात उसके घुले हुए या मिश्रित पदार्थों को हम अलग अलग पहचानना मुश्किल का होता है, हम नहीं पहचान सकते, उसे क्या बोलते हैं? हम समांगी पदार्थ बोलते हैं। और जबकि वहीं विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं? विषमांगी पदार्थों में मिश्रित पदार्थ का वितरण एक समान नहीं होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम विषमांगी पदार्थ। वे पदार्थ जिनका वितरण एक समान नहीं होगा उन्हें हम विषमांगी पदार्थ बोलेंगे। तो अब यहाँ पर कोई एक चीज आई, समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ हमने पढ़ लिए, लेकिन इनके उदाहरण जैसे पानी में विलेय नमक। पानी में विलेय नमक किसका उदाहरण है? समांगी पदार्थ का है। और तेल तथा पानी विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। इसके बाद हम बात करें द्रव्य पदार्थ की। तो अब द्रव्यों को पुनः संगठन के आधार पर, अभी हमने रचना के आधार पर पढ़ा था, अब हम बात करेंगे संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या होती है 3 चीजें? पहला तत्व है, दूसरा यौगिक है, तीसरा मिश्रण है। तो इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। 3 प्रकार है तो हमें पता ही है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। तो अब तीनों के बारे में डिटेल से बात करने, पहली चीज आई तत्व। ये किस प्रकार से है? पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ है वो संगठन के आधार पर बात हो रही है। अभी किसके द्रव्यों को पुनः हम किसके बारे में बात करें? संगठन के आधार पर। तो पहली चीज है इसमें तत्व। तत्व की परिभाषा क्या होगी? तत्व होते क्या है? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं। जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम तत्व बोलते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, तत्व ऐसे शुद्धतम पदार्थ हैं जिनका रासायनिक क्रिया द्वारा दो भिन्न सरल पदार्थों में पृथक्करण नहीं गया। ऐसे दूसरे शब्द में क्या कहा हमने? जिन्हें रासायनिक क्रिया द्वारा 2 भिन्न सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जाता, नहीं कर सकते, वो क्या होगी? तत्व कहलाए। अब कह तो दिया हमने तत्व क्या है, तत्व की डेफिनेशन, लेकिन तत्व है क्या क्या? इनके बारे में कुछ उदाहरण लेते हैं इसके। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तांबा, लोहा, नाइट्रोजन आदि। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 114 होते हैं, जिन्हें हम कहाँ पढ़ते हैं? आवर्त सारणी में देखते हैं। तो हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ये कैसे पदार्थ हैं? जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान है। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें सब दिखाए गए हैं। तो हाइड्रोजन में एक ही होता है, ऑक्सीजन में एक ही,
तो जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु, एक कहने का मतलब क्या है, एक ही प्रकार के अणु जिनमें विद्यमान होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसके बाद तत्व के लक्षण क्या होते हैं। अब तत्व हमने बोल दिया, जैसे पहचानने की बात आई तो हम कैसे पहचान सकते हैं तत्व को, इनके कुछ लक्षण होते होंगे। तो तत्व के लक्षण क्या होते हैं, ये एक ही परमाणु से निर्मित हो, जो तत्व होते हैं वो एक ही परमाणु से निर्मित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है एक ही परमाणु से, तो है H, ऑक्सीजन O। तो तत्व क्या है, एक ही परमाणु से निर्मित होते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, रासायनिक विधियों से, जो रासायनिक जो केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड से भी हम से सरल पदार्थों में अपघटन इनका संभव नहीं है। रासायनिक विधियों से सरल पदार्थों में अपघटन संभव नहीं, इसका इन्हें तोड़ नहीं सकते हम, अपघटन इनका नहीं हो सकता रासायनिक विधियों से भी। और तीसरी चीज आती है इसमें, तीसरी तो हमें पता ही, इन्हें आवर्त सारणी में प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें आवर्त सारणी में प्रदर्शित किया जाता है, हमने देखा ही है। अब इसके बाद बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। अभी हम तत्व की बात ही कर रहे हैं, जो द्रव्यों को हमने पहले बांटा था ना संग्रहण के आधार पर 3 भागों में, पहला तत्व था। अभी हम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी यौगिक और यौगिक और मिश्रण के बारे में पीछे बात करेंगे। तो पहले इसका वर्गीकरण की बात करते हैं। तो तत्व को हमने 2 भागों में बांटा, जो तत्व हैं उन्हें हमने 2 भागों में बांटा। पहला होता है धातु, दूसरा है अधातु। तो अब धातु और अधातु के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अवस्था और पारदर्शिता की। तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे होगी गैस है, जैसे कि हवा, ये तीन है, ये क्या है, द्रव धातुएं। ठीक है, समझ में आया? धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती है, परंतु कुछ अपवाद होते हैं। सॉरी, अपवाद हैं, अपवाद जो है वो क्या होते हैं, द्रव धातु होते हैं। ठीक है, ये तीन जो है द्रव धातु है। अब इसके बाद वहीं अधातु की बात करें तो अधातु क्या है, अधातु है तीनों, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। जबकि धातुएं किसमें पाई जाती है, सिर्फ ठोस में, अपवाद को छोड़ के। हाँ, और जबकि अधातु में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। और पारदर्शिता की बात करें तो जो धातुएं होती है वो अपारदर्शी होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। वहीं अगर अधातुओं की बात करें तो अधातुएं कैसी होती हैं, अधातुएं पारदर्शी भी हो सकती हैं, पारभासी भी हो सकती हैं, और साथ ही अपारदर्शी, तीनों प्रकार की होती हैं। अधातुएं ठोस हो जाएगा, तीनों प्रकार की भी, और पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी, अपारदर्शी तीनों प्रकार की होगी। अब इसके बाद बात करते हैं एक चीज और, इसमें आपको देख लेते हैं घनत्व की। जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है, जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है। क्षार धातुओं का घनत्व कम होता है, परंतु और यहाँ जो अधातुएं हैं, अधातुओं का घनत्व कम होता है। यहाँ अधिक होता है घनत्व, यहाँ कम होता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है, वो है धातु और अधातु के गुणधर्म। गुणधर्म बोले या इसके अंतर बोल सकते हैं हम। तो धातु और अधातु के अंतर की बात करते हैं। तो पहली चीज की बात करते हैं, जो धातुएं हैं उनमें धात्विक चमक, जो धातुएं होती हैं उनमें धात्विक चमक पाई जाती है, परंतु जो अधातुएं हैं उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज आती है पीटने पर। पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, किसमें, धातु में। अधातु में नहीं होती है या कम होती है। तीसरी चीज आती है गलनांक और क्वथनांक। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, हाई उच्च होते हैं, और इनके क्या होते हैं, निम्न होते हैं या कम होते हैं बोल सकते हैं। तो पहली 3 चीजें तो बदल गई। और इसके चौथी चीज होती है आघातवर्धनता। तो ये क्या होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये होते हैं भंगुर। और इसके बाद बात करते हैं तन्यता की। ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं। जो हमारे पास तार होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन तार नहीं खींचे जाते, अर्थात अतन्य अधातुएं हैं जो वो तन्य नहीं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं चालकता। अब चालकता के बारे में सोचें तो चालकता क्या होगी, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं और यहाँ कुचालक होती हैं। ऐसे ही मिश्र धातु, ये मिश्र धातु बनाते हैं और ये मिश्र धातु नहीं बनाते। तो इनमें कुछ सामान्य चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली चीज आई यौगिक। अब यौगिक क्या है, यौगिक के बारे में, यौगिक क्या होते हैं, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बनने वाले पदार्थों क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के
जिन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब यौगिक की डेफिनेशन को हम लिखते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? तो यौगिक की डेफिनेशन क्या बनी? एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बनने वाले पदार्थों की कहते हैं हम यौगिक कहते हैं। अगर हम अन्य शब्दों में कहना चाहें तो क्या हो सकता है? ऐसे पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब यौगिक के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या हो गया? जल हो गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नमक इत्यादि क्या है? इनके सरल उदाहरण है। अब एक समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है? जल है। जल किससे बना होगा? H2 है। जल क्या है? H2 है, अर्थात दो भाग हाइड्रोजन, दो भाग क्या है? हाइड्रोजन है, और एक भाग ऑक्सीजन है। तो क्या तभी मिलके बना रहे ना, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन। यही तो यौगिक की डेफिनेशन थी। ये क्या थी? एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर, एक से अधिक तो है, दो तत्व हैं, एक से अधिक है, और निश्चित अनुपात भी तो है इनका। अगर H यहाँ को थी हो जाएगा तो बनेगा जो क्या? जल जो क्या बनेगा? निश्चित अनुपात भी है ना। निश्चित अनुपात में मिलकर बन रहे जो पदार्थ इन्हें क्या कह रहे हैं? यौगिक तो कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन अभी उदाहरण के लिए देखा, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिला है ना, तो इसे क्या बोल दिया? यौगिक बोल दिया। तो इसका उदाहरण समझ में आया कैसे यौगिक है करके? इसके बाद इसके और उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नमक इत्यादि इसके अन्य सरल उदाहरण हो सकते हैं। अब यौगिक के लक्षणों की बात करते हैं। यौगिक, पहली बात तो हमें ये जाननी है कि यौगिक समांगी होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? समांगी होते हैं। तथा यौगिक समांगी होते हैं तथा दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं। ये देखा ना, दो या दो से अधिक तत्वों से तो निर्मित है, दो यहाँ दो तत्वों से निर्मित है। तो यौगिक क्या होते हैं? समांगी होते हैं, या दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं। इसके बाद इसका दूसरा देखते हैं। यौगिक में भार की दृष्टि से, यौगिक में भार की दृष्टि से तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है। तत्व एक निश्चित अनुपात में तो उपस्थित है, यहाँ देखा ना हमने। तो जो तत्व है ये क्या है? एक निश्चित अनुपात में तो उपस्थित है। तो इसके दो लक्षण हो गए। अब अन्य लक्षण अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है? यौगिक के गुण अपने घटक तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। और अगर जानना चाहें तो रासायनिक यौगिक के निर्माण के दौरान ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में रासायनिक ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। तो ये तो था यौगिक के बारे में। अब हम इसके बाद अगली चीज के बारे में बात करते हैं। अगली चीज है मिश्रण। हम बात किस में कर रहे हैं? द्रव्यों के जो द्रव्य हैं, द्रव्य को पुनः हमने संगठन के आधार पर तीन वर्गों में बांटा था। पहले हमने बात की थी तत्व की, अब हम बात कर रहे हैं यौगिक। हमने बात की अभी यौगिक की, अब हम बात करेंगे मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होता है? हम मिश्रण की डेफिनेशन, तो मिश्रण की डेफिनेशन क्या बनेगी? दो या दो से अधिक पदार्थों तथा दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित क्रम या अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थों को हम क्या कह रहे हैं? मिश्रण बोल रहे हैं। तो अब मिश्रण के बारे में और चीज की बात करते हैं। बहुत से तत्व किसी भी अनुपात में मिलाकर मिश्रण को तैयार किया जाता है। तो मिश्रण की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या मिली? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित क्रम या निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थों को कह रहे हैं? मिश्रण कह रहे हैं। तो अब मिश्रण की कुछ उदाहरण लेते हैं। मिश्रण के जैसे उदाहरण ले लिया हमने आप लोग को। क्या क्या लेते हैं? हवा, जैसे हवा होगी, बारूद हो गया, या ऐसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, या O2 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हवा O2 ले लिया हमने, और एक N2 ले लिया इसके उदाहरण। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीजें क्या है? ये उदाहरण किसके हैं? मिश्रण के तो हैं। मिश्रण की डेफिनेशन हमने समझी थी ना। मिश्रण की डेफिनेशन क्या कह रही थी? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित क्रम या निश्चित अनुपात में मिलाने पर। दो या दो से अधिक तो है इसमें, इन्हें निश्चित क्रम या निश्चित अनुपात में तो मिलाया है। तो निश्चित क्रम या निश्चित अनुपात में मिलाया है, तो इसे क्या बोल दिया हमने? मिश्रण बोल दिया। अब मिश्रण के लक्षणों की बात करते हैं। अभी हमने यौगिक के लक्षणों की बात की थी। यौगिक क्या होते हैं? समांगी होते हैं। परंतु जो मिश्रण है वो क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं। और मिश्रण के अवयवों में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, इनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यहाँ निश्चित अनुपात होता था किसमें? यौगिक में। यहाँ निश्चित अनुपात नहीं होता है। और साथ ही इसके अन्य लक्षण देखते हैं। अवयव में निश्चित अनुपात नहीं होता था, हमें पता है, अभी बात की थी। और मिश्रण के गुण अपने अवयव के गुण से समान होते हैं, मतलब कि दोनों गुण समान होते हैं। मिश्रण के गुण अपने अवयव के गुण से मिलते जुलते हैं। और मिश्रण को अपने घटक अवयव में सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। एक चीज को हमने पृथक नहीं किया जाती, हमने पीछे पढ़ी, लेकिन ये जो मिश्रण है इसे हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एग्जाम में, यौगिक एवं मिश्रण में अंतर। तो यौगिक और मिश्रण में हम अंतर क्या क्या मिल सकता है हमें?
यौगिकों का निर्माण पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने में होता है। अगर हम पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यौगिक मिलेगा। परंतु मिश्रण कब मिलेगा? पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर। पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मिश्रण मिल जाएगा। एक अंतर ये हो गया। और दूसरा एक और देख लें तो वो होता है यौगिकों के बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। जब यौगिक बनते हैं तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और जब मिश्रण के निर्माण होता है तब क्या होता है? केवल भौतिक परिवर्तन होता है। मिश्रण का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, जबकि जो यौगिक है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसके बाद बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। परिचय इसके पहले इसके बारे में पता करते हैं है क्या। बंधों का बनना और बंधों का टूटना क्या कहलाती है? रासायनिक क्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में क्या होता है? जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और जो नए बंध होते हैं वो जुड़ते हैं। और प्रकृति में भी कितने तत्व हैं? 118 है। और आवर्त सारणी में दिए हैं तो ना। और ये तत्व परस्पर क्या करते हैं? रासायनिक संयोग करते हैं तथा एक निश्चित मात्रा में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों का निर्माण एक निश्चित रासायनिक संयोग के नियमानुसार होता है। तो हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? द्रव्य की रासायनिक क्रिया से संबंधित नियम होगी। द्रव्य की रासायनिक क्रिया से संबंधित नियम होगी। तो इसमें पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या कहते हैं हम? द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो पहले ये आया कब था? ये किसने, कौन से, किस वैज्ञानिक ने दिया था, कब? तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये नियम 1774 में लेवोशिए नामक वैज्ञानिक, किसने? लेवोशिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें द्रव्यमान संरक्षित होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? न तो द्रव्य को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि हम न तो द्रव्य को बना सकते हैं, नहीं हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। तो इससे इसके बारे में डिटेल में और ज्यादा बात करना चाहें तो इस नियमानुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल भार परिवर्तन में बने हुए पदार्थों के कुल भार के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब वही रहा, द्रव्यमान क्या है? जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? हमेशा संरक्षित रहेगा। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया AgNO3 प्लस KCl, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास? AgCl प्लस KNO3 बन जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पर KCl को हटा के KCl की यहाँ पर क्या रख देंगे? NaCl रख देते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा। तो अब इस जो लैंडोल्फ थे उनने एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एच आकार का एक पात्र लिया। ये एच आकार का एक पात्र टाइप का लिया था इन्होंने। तो इस पात्र में क्या किया था? इस पात्र की दोनों नलियों में अभिकारक क्या होगी? AgNO3 और KCl हो गया। यहाँ पर को अगर NaCl लेना चाहे तो NaCl ले सकते हैं। इन्हें क्या करा? भरकर इनके जो मुंह सिरे थे उन्हें क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसके बाद अब उन्होंने इस पात्र को तोला। ठीक है। इसके पश्चात उपकरण को उलटकर विलयन को मिलाया, मतलब कि इसे हिलाया होगा तो क्या हो जाएगा? विलयन मिल जाएंगे। तो अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के पश्चात क्या मिल जाएगा? अभिक्रिया के बाद पश्चात क्या मिल जाएगा? यहाँ आपको AgCl प्लस KNO3 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हमने लिया होता NaCl लिया होता तो यहाँ क्या मिल जाता? NaNO3 मिल जाता। तो उपकरण को ठंडा करके तोलने पर हमें देखते हैं कि उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब ये ठंडा हो गया, आपने मिला लिया, उसके बाद हमने चेक किया तो हमें भी तब भी क्या दिखा? द्रव्यमान वही दिखा जो पहले था। तो ये क्या है? ये क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। तो ये क्या था? लैंडोल्फ का प्रयोग था। इसके बाद अगली चीज जिसकी हम बात करते हैं वो है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है? इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। जो स्थिर अनुपात का नियम है इसका प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। और कब किया था? 1799 में किया था। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का सदैव मान समान है, चाहे यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त। अब किसी भी स्रोत से प्राप्त होगा कहने का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पर क्या लेते हैं? पानी ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं ना। पानी तो है। अगर हम पानी ले लेते हैं, पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें? पानी हमें नदी से भी मिल सकता है और झरने से भी मिल सकता है, कुओं से प्राप्त हो सकता है, कितनी जगह से प्राप्त हो सकता है। परंतु एक चीज तो वही रहेगी उसमें, जब उसे शुद्ध करने के पश्चात विश्लेषण करने पर H और O जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इनका अनुपात तो हर परिस्थिति में 1:8 ही रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? 1:8 ही रहेगा हर जगह।
यहाँ पर से देखें तो H2 में हाइड्रोजन कितने, 2 और ऑक्सीजन 1, तो इनका ले तो यहाँ पर क्या बोल दिया, 2:16 हो गया, 2:16, तो इसे काटिए तो क्या है, 1:8 आ गया। ठीक है, 2:16 है यहाँ पर वो। तो ऐसे ही इसी अनुपात के नियम की पुष्टि अनेक उदाहरणों के माध्यम से की जा सकती है। जैसे हम क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं ना, जैसे हम लेते हैं CO2, CO2 भी तो बहुत सी चीज़ों से बन सकती है। CO2 को हम कितनी बहुत सारी वजह से, जैसे कार्बन को वायु में जलाने से, और सोडियम कार्बोनेट पर HCl की अभिक्रिया कराने से, CaCO3 को गर्म करने से, और NaHCO3 को गर्म करने से हम बहुत सी चीज़ों से CO2 बना सकते हैं। परंतु किसी भी विधि से हम CO2 को प्राप्त करें, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत भार की दृष्टि से क्या रहेगा, एक समान तो रहेगा, एक समान ही रहेगी। अगर एक समान ही रह रहा है तो क्या हो गया, स्थिर अनुपात का नियम। अर्थात कहने का मतलब क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या करता है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इस नियमानुसार किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का सदैव समान होता है। तत्वों के द्रव्यमान का सदैव समान होता है, चाहे यौगिक किसी भी स्रोत, चाहे हम पानी की बात करें, जैसे पानी कहीं किसी भी स्रोत से में प्राप्त हुआ, उसमें हमेशा भार की दृष्टि से, प्रतिशत भार की दृष्टि से क्या रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहेंगे, सदैव समान रहेंगे, चाहे वो किसी भी दृष्टि से, चाहे नौले का हो, चाहे कुएं का हो, या कहीं अन्य दृष्टि से प्राप्त किया गया हो। इसके बाद अगली चीज आती है, वो है गुणित अनुपात का नियम। अगली चीज आई गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम के बारे में बात करते हैं। इसका प्रतिपादन कब हुआ था, 1803 में हुआ था। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन 1803 में जॉन डाल्टन ने किया था। तो ये नियम है क्या, इसकी व्याख्या देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग के फलस्वरूप दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, संयोग करके क्या, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, हमेशा सरल अनुपात में रहते हैं। पुष्टि करने के लिए हम देख सकते हैं, आपको ये डेफिनेशन ये वाली पढ़ना चाहे तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो अगर सरल भाषा में कहें तो क्या हो जाएगा, जब दो तत्व संयोग के फलस्वरूप दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे के निश्चित भार से संयोग करते हैं, हमेशा सरल अनुपात में होते हैं। तो इसकी पुष्टि करते हैं गुणित अनुपात के नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या लेते हैं आपको, जैसे हम आपको नाइट्रस ऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ये ले लिया हमने, तो N2O, तो इसमें क्या है, N और O का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात, भार में अनुपात। और इसके बारे में बात करें पहले, तो नाइट्रोजन कितने हैं, 28 होगी, नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 16, दो है ना नाइट्रोजन, तो 28 होगी और ये 16 होगी। ऐसे 28 अनुपात हो गया 16। अब अगर ऐसे हम शॉर्ट सीधे लिखना, क्या लिख सकते हैं हम, 14:14 लिख सकते हैं। तो ऐसे गुणित अनुपात का नियम। अगर ऐसे हम कुछ और देखना चाहें, जैसे हम देख सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NO। तो इसमें नाइट्रोजन कितनी है, एक है ना, तो 14 ऑक्सीजन तो एक ही 16 होगी। इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, या ये लिखें बात एक की, तो 14:16 हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये लिख सकते हैं। ऐसे ही ऐसे अन्य, जैसे हम एक ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे ले लेते हैं N2O3। इसका नाम क्या होता है N2O3 का, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में N कितने हैं, दो है ना, N दो है, तो इसे क्या बोल देंगे, 28 हो गया, 14। और ऐसे ही ऑक्सीजन कितने, तीन है ना, तो एक में 16 से तीन में कितने हो गए, 48 हो गए, तो इसे 48 बोल दिया। तो इसे हम अगर तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1424 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया गुणित अनुपात का नियम। उपरोक्त जो उदाहरण दिए इनसे क्या स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार नाइट्रोजन के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का भार एक सरल अनुपात में है। ये तो दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार नाइट्रोजन के एक निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं, तथा ऑक्सीजन का भार एक सरल अनुपात में, यही तो पता चला हमें। अब इसके बाद अगली चीज जो आती है उसकी बात करते हैं, वो है गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है, गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, इसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से पढ़े तो क्या है, इस नियमानुसार स्थिर ताप तथा दाब पर जब गैसें आपस में संयुक्त होती है तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। ये क्या बोल दिया, गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। अभी आया कब था, 1808 में आया था, ये आया था 1808 में। गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम आया था 1808 में, और ये किसने दिया था, गैलुसाक ने दिया था। तो इस नियम की व्याख्या क्या हो जाएगी, इस नियमानुसार यदि किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले सभी पदार्थ गैस हो,
क्या कह रहा है, गैसीय आयतन का है ना, तो गैस के बारे में बात हो रही है, ये चीज आपको याद रखना। यदि किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले सभी पदार्थ गैस हों, तो संयोग करने वाली गैसों के आयतन परस्पर तथा बनने वाली गैसों के आयतन के साथ एक सरल अनुपात होता है। यह क्रिया समान ताप से समान दाब पर कराई जाएगी जब, ठीक है। तो ऐसे करके समझ सकते हैं इसे, डेफिनेटली ये वाली भी बोल सकते हैं। तो इसकी पुष्टि के लिए देखते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे समान ताप और समान दाब पर अमोनिया का निर्माण देखते हैं। समान ताप और समान दाब, टेम्परेचर, ताप और दाब अगर समान है तो देखते हैं, जैसे किसका, अमोनिया, अमोनिया निर्माण। तो ये N2 प्लस H2 हुआ। अभी बैलेंस तो करनी आती है, हीट एंड ट्रायल मेथड हमने 10th में पढ़ी थी। तो N2 प्लस क्या हुआ, 3H2 हुआ। N2 प्लस 3H2, ये क्या बन जाएगा इधर साइड, 2NH3 बनेगा। तो इसमें कितने आयतन है, इसमें एक आयतन है, और इसमें तीन आयतन है, और इसमें दो आयतन है। इसमें एक आयतन है, ये इसमें तीन आयतन है, इसमें दो आयतन। ये आयतनों की बात हो रही, आयतन समान है ना। तो अतः प्रत्येक गैस के आयतन मतलब कि प्रत्येक गैस का आयतन मतलब इस गैस का, इसका तीनों, मतलब प्रत्येक गैस का आयतन बोल रहा हो। तो आयतन क्या है यहाँ पर को, आयतन 1:3:2 है। आयतन क्या है, 1:3:2 है, जो कि क्या है, सरल अनुपात में है। जो कि एक सरल अनुपात में, ये क्या है, इससे किस नियम की पुष्टि हो रही है। नियम ने क्या कहा था, एक सरल अनुपात में होते हैं कहा था ना। तो सरल अनुपात में है ना तीनों, तो ये क्या होगी, इस नियम की पुष्टि भी होगी। अब इसके बाद अगली चीज आती है अवागाद्रो का नियम। अब बात करते हैं अवागाद्रो के नियम की। इसके अनुसार समान ताप तथा समान दाब पर, वहां भी समान ताप और समान दाब पर था, और यहाँ भी समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कहने का मतलब क्या है, इसके अनुसार समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल ले लिया, H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O बनेगा, बनेगा ना। H2 प्लस ओ, अगर ऑक्सीजन लेते हैं, आपको वो लेते हैं, H2O बनाना है जैसे हमें, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, एक आयतन, तो एक आयतन ये है, एक आयतन ये है, और एक आयतन ये है। मतलब क्या हुआ इसका, तीनों आयतन ये क्या है, समान है, और आयतन में अणुओं की संख्या समान है, आयतन समान है आपको ना। तो ये क्या है, अवागाद्रो का नियम है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, और परमाणु क्रमांक, रेडियो एक्टिवता, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, और अणु परमाणु के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम बात करेंगे पार्ट 2 में।